नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइफ स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर में। अपने लास्ट 2 टॉपिक हो चुके थे जीव विज्ञान से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके आज इसका तीसरा भाग है, जिसमें महत्वपूर्ण वो ही 30 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, कोई सी भी एग्ज़ाम हो। तो आप इन सब को देखते रहिए, आपका अपना स्टडी यूटिलाइज़ करते रहिए कि आप किस स्टैंडर्ड पर पहुँचे हो। लॉकडाउन में आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से तैयार रखने के लिए आप आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर को ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपकी रेगुलर स्टडी जो कोचिंगों में हो रही थी वो भी प्रॉपर वे में यहाँ पर सुचारू रूप से हो सके, क्योंकि अभी भारत क्या पूरा विश्व ही जिस वैश्विक महामारी से गुजर रहा है वो मुझे लगता है कि अभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रांसमिशन का कार्य करती है बीमारी कोरोना वायरस। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो लॉकडाउन इसका कोई वो नहीं है। तो अब तक मुझे जहाँ तक लग रहा है तो कोचिंग अगस्त तक तो खुलने वाली है नहीं, तो अगस्त तक हो सकता है आप बहुत पीछे रह जाए। तो इन सब को मैंने देखते हुए आपके लिए अपने यूट्यूब पर समय समय पर मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो आप उन्हें देखते रहिए और इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। चलते हैं आज के तीसरे भाग पर। जीव विज्ञान के जो तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का भाग है तीसरा, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अपने चर्चा हो गई थी 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन की, तो आज चर्चा करते हैं 61 से लेकर 90 क्वेश्चन तक की। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? किस यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रिसीवर जिस ग्रुप को कहा जाता है वो कौन सा ग्रुप है? तो वो ग्रुप है आपके ए बी रक्त समूह। ए बी जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप वो सर्वग्राही होता है, मतलब वो किसी से भी रक्त को क्या कर सकता है, उसे रक्त चढ़ाया जा सकता है। और सर्व डोनर यूनिवर्सल डोनर कौन सा ग्रुप होता है? तो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो किसी को भी क्या कर सकता है, ब्लड अपना दे सकता है। तो इसका आंसर हो गया अपने ए बी रक्त समूह। फिर चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। क्या नाम है? कैल्सीफेरोल। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विटामिन के सुमेलित नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है। मानव शरीर में जो आयोडीन की कमी हो जाती है उससे जो उत्पन्न रोग होता है वो कौन सा रोग है? तो रिकेट्स वो रोग है जो विटामिन की कमी से उत्पन्न होता है मानव शरीर में। फिर चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की से बेरी, विटामिन सी की से स्क्रबी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, और यहाँ क्या दिखा रखा है इसने? नपुंसकता। तो ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन से संबंधित प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज विटामिन कई अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया घुलनशील विटामिन कौन सा वाटर में जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन जो जल में घुलनशील विटामिन है वो आपके हैं ए बी व सी। कौन कौन से है? बी और सी, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, बी और सी। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? व से दोनों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आरबीसी की लाइफ जो सर्किल होती है वो पूछी जाती है एग्जाम में। तो इसका जो लाइफ सर्किल होती है वो होती है 120 दिन। कितनी होती है? 120 दिन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। अपने जो मानव शरीर का तापमान जो नियंत्रित करता है वो कौन सा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान का नियंत्रण रखने का एक कार्य करता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का वहन करता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का वहन करना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक है। हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक है। हीमोग्लोबिन का मतलब रक्त, और रक्त में क्या पाया जाता है? लोहा। तो इसका प्रमुख घटक क्या हो गया? लोहा। आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किडनी का मुख्य कार्य क्या है? किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? ये रक्त को क्या करती है? शुद्ध करती है, और रक्त को शुद्ध करके अपशिष्ट पदार्थों का क्या करती है? उत्सर्जन। जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है उनका उत्सर्जन करने का काम कौन करता है? किडनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक है। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक है। तो हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है और फास्फोरस की भी आवश्यकता होती है हड्डियों और दांतों के निर्माण में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए व ब दोनों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिस होती है, और वो कहाँ होती है? कान में। कहाँ होती है? कान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेपिस। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? तो कौन सा विटामिन है जो सूर्य की रोशनी में बनता है? तो विटामिन डी सूर्य की रोशनी में बनने वाला एकमात्र विटामिन है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है। अब मनुष्य द्वारा सांस में कौन सी गैस ली जाती है? तो मनुष्य द्वारा सांस में श्वसन क्रिया में जो गैस ली जाती है वो है ऑक्सीजन, और जो छोड़ी जाती है, जिस गैस का उत्सर्जन किया जाता है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो एक मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 32। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायरस से फैलने वाला रोग है। वायरस से फैलने वाला रोग है एड्स, चेचक, खसरा। ये सभी रोग वायरस के थ्रू फैलते हैं। किसके थ्रू फैलते हैं? वायरस के थ्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? तो मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? तो प्लाज्मोडियम एक संक्रमण, ये एक परजीवी है जिसके संक्रमण से क्या होता है? मलेरिया रोग। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मलेरिया रोग का परजीवी का वाहक कौन है? मतलब इसको फैलाने का काम कौन करता है? तो मादा एनाफिलीज की काटने से क्या होता है? मलेरिया रोग। ये एक मच्छर है मादा एनाफिलीज, इसके काटने से मलेरिया रोग होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो हैजा रोग दूषित जल के, मतलब अगर आप खराब पानी पीते हो, दूषित पानी, तो उसके जल के सेवन से कौन सा रोग हो जाता है? आपके हैजा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके किडनी, गुर्दा के इलाज के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डायलिसिस का। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? बच्चों में जो टीका लगाया जाता है बीसीजी का, वो किस रोग के प्रतिरक्षण के लिए लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है आपके टीबी के प्रतिरक्षण, ट्यूबरकुलोसिस के प्रतिरक्षण के लिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं? जीवाणु द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं? तो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग मलेरिया, टीबी, कुष्ठ, रेबीज, सिफिलिस। तो इनमें से जो जीवाणु द्वारा रोग होते हैं वो है आपके टीबी, कुष्ठ, और आपके होता है सिफिलिस। तो 1, 2, 3 टीबी, कुष्ठ और सिफिलिस। तो
तो ये कौन से ऑप्शन में? आपके ऑप्शन सी में 2, 3, 5 टीबी, कुष्ठ और सिफिलिस के ये जो बैक्टीरिया जनित रोग हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 व 5। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो मच्छर द्वारा कौन सा रोग फैलता है? मच्छर द्वारा मलेरिया, डेंगू, पित्त ज्वर, ये सभी मच्छर के द्वारा फैलने वाले रोग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोग को चुनें। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोग को चुनें। अब घरेलू मक्खी द्वारा कौन सा रोग होता है? हैजा होता है, अतिसार होता है, प्लेग, तपेदिक नहीं होता, टीबी, फिलपाँव भी नहीं होता। तो इनमें से ये जो पहले 3 रोग है, हैजा, अतिसार, प्लेग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये तीनों मक्खी द्वारा फैलते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन से जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है? तो कौन से जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है? चूहे। चूहे द्वारा प्लेग फैलता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जो पिता कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी, वो कहा जाता है थियोफ्रेटस को। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थियोफ्रेटस, ऑप्शन डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शैवालों के अध्ययन के संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो शैवालों से संबंधित जो अध्ययन, जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है फाइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कवक के अध्ययन के संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? जो कवक से संबंधित जो विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ फंगी, फंगी का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। किस में किया जाता है? माइकोलॉजी में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, इवानोव्स्की। कौन से वैज्ञानिक थे? दमित्री इवानोव्स्की ने किसकी खोज की थी? विषाणु की। तो ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 90, जिनकी अपन ने चर्चा करी। अगर आप अब ये 3 टेस्ट सीरीज हो गई है 90 30 क्वेश्चन की, तो अपन ने 90 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज अगर आप सबका सहयोग रहा तो मैं पॉलिटिकल साइंस की लेकर आ रहा हूँ, जिसमें अपन 3 सीरीज चलाएंगे। पहली, दूसरी, तीसरी 3 भाग चलाएंगे। अगर उन 3 भागों में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं उससे संबंधित और क्वेश्चन आपके सामने टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेकर आऊँगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो टेस्ट सीरीज, तो आप कमेंट करके बताओ। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।